थोड़ी देर बाद ही उनके द्वार का लोहे का कड़ा जोर से बज उठा। तिवारी ने आकर कहा, बाबू, ऊपर वाला साहब कड़ा हिला रहा है। अपूर्व ने कहा, दरवाज़ा खोलकर उनको आने दो। तिवारी के दरवाज़ा खोलते ही अपूर्व ने अत्यंत गंभीर आवाज़ सुनी, तुम्हारा साहब कहाँ है? उत्तर में तिवारी ने कहा, ठीक ठाक सुनाई नहीं पड़ा। स्वर से अपूर्व चौंक पड़ा। बाप रे, ये क्या सामान्य कंठस्वर है? सोचा शायद साहब ने सवेरे उठते ही शराब पी ली है, इसलिए इस समय जाना उचित है या नहीं, सोचने से पहले ही फिर उधर से आदेश हुआ, बुलाओ जल्दी। अपूर्व धीरे धीरे पास जाकर खड़ा हो गया। साहब ने एक पल उसे ऊपर से नीचे तक देखकर अंग्रेजी में पूछा, अंग्रेजी जानते हो? जानता हूँ। मेरे सो जाने के बाद कल तुम ऊपर गए थे? जी हाँ। लाठी ठोकी थी? अनाधिकार प्रवेश करने के लिए दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की थी? अपूर्व विस्मय के मारे स्तब्ध हो गया। साहब ने कहा, संयोग से दरवाज़ा खुला होता तो तुम कमरे में घुसकर मेरी पत्नी या बेटी पर आक्रमण कर बैठते, इसलिए मेरे जागते रहने पर नहीं गए। अपूर्व ने धीमे स्वर से कहा, आप तो सो रहे थे, कैसे पता चला? साहब ने कहा, मेरी लड़की ने मुझे बताया है, उसे तुमने गाली भी दी। इतना कहकर उसने बगल में खड़ी लड़की की ओर उंगली से इशारा किया। ये वही लड़की है। कल भी इसे अपूर्व अच्छी तरह नहीं देख पाया था। आज भी साहब के विशाल शरीर की आड़ में उसकी साड़ी की किनारी को छोड़ और कुछ भी नहीं देख पाया। सिर हिलाकर उसने पिता की हाँ में हाँ मिलाई या नहीं, ये भी समझ में नहीं आया, लेकिन इतना अवश्य समझ गया कि ये लोग भले आदमी नहीं हैं। सारे मामले को जानबूझकर विकृत और उल्टा करके सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसलिए बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। साहब ने कहा, मैं जाग रहा होता तो तुम्हें लात मार कर ढकेल देता, तुम्हारे मुंह में एक भी दांत साबुत न रहने देता, लेकिन ये अवसर अब खो चुका हूँ, इसलिए पुलिस के हाथ से जो कुछ न्याय मिलेगा उतना ही लेकर संतुष्ट होना पड़ेगा। हम लोग जा रहे हैं, तुम इसके लिए तैयार रहना। अपूर्व ने सिर हिलाकर कहा, अच्छी बात है, लेकिन उसका मुंह उतर सा गया। साहब ने लड़की का हाथ पकड़कर कहा, चलो, और सीढ़ी से उतरते उतरते बोला, मैंने तो पहले ही कहा था बाबू कि जो होना था हो गया, अब उन्हें और छेड़ने की जरूरत नहीं है, वो साहब और मेम ठहरे। अपूर्व ने कहा, साहब मेम ठहरे तो इससे क्या होता है? तिवारी ने कहा, ये लोग पुलिस में जो गए हैं। अपूर्व ने कहा, जाने से क्या होता है? तिवारी ने व्याकुल होकर कहा, बड़े बाबू को तार कर दूं? छोटे बाबू, उन्हें बुला ही लिया जाए। क्या पागल हो गया है तिवारी? जा उधर देख, खाना सारा जल गया होगा, 10:30 बजे मुझे ऑफिस जाना है। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला गया। तिवारी रसोई घर में चला गया, लेकिन रसोई बनाने से लेकर बाबू के ऑफिस जाने तक का सभी कुछ उसके लिए अत्यंत अर्थहीन हो गया। वो करुणामयी के हाथ का बना हुआ आदमी है, इसलिए मन कितना ही दुश्चिंताग्रस्त क्यों न हो, हाथ के काम में कहीं भूल चूक नहीं होती। यथा समय भोजन करने बैठकर अपूर्व ने उसे उत्साहित करने के अभिप्राय से भोजन की कुछ बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा की तथा 2-1 ग्रास मुंह में डालकर बोला, तिवारी, आज का भोजन तो मानो अमृत ही बनाया है। कई दिनों से अच्छी तरह भोजन नहीं किया था। कैसा डरपोक आदमी है तू। माँ ने भी अच्छे आदमी को साथ भेजा है। तिवारी ने कहा, अपूर्व ने उसकी ओर देखकर हंसते हुए कहा, मुंह एकदम हांडी जैसा क्यों बना रखा है? उस हरामजादे फिरंगे की धमकी देखी? पुलिस में जा रहा है। अरे जाता क्यों नहीं, जाकर क्या करेगा? सुने तो, तेरा कोई गवाह है? तिवारी ने कहा, मेम साहब को भी क्या गवाही की जरूरत है? अपूर्व ने कहा, उनके लिए क्या कोई दूसरे नियम कानून है? फिर वो मेम साहब कैसे? रंग तो मेरे पालिश किए हुए जूते की ही तरह है। तिवारी मौन रहा। कुछ देर चुपचाप भोजन करने के बाद अपूर्व ने मुंह ऊपर उठाया कहा, और वो लड़की भी कितनी दुष्ट है। कल इस तरह आई जैसे भीगी बिल्ली हो, और ऊपर जाते ही इतनी झूठ मूठ बातें जोड़ दी। तिवारी बोला, ईसाई है ना? जानते हो तिवारी, जो असली साहब हैं वो इनसे घृणा करते हैं। एक मेज पर बैठकर कभी नहीं खिलाते, चाहे कितना ही हैट कोट पहने और गिरजे में जाएं। तिवारी ने ऐसा कभी नहीं सोचा था। छोटे बाबू का ऑफिस जाने का समय हो रहा है, अब घर में अकेले उसका समय कैसे कटेगा? साहब थाने गया है,
हो सकता है लौटकर दरवाजा तोड़ डाले, हो सकता है पुलिस साथ लेकर आए, हो सकता है उसे बांधकर ले जाए। क्या होगा कौन जाने। अपूर्व भोजन करने के बाद कपड़े पहन रहा था। तिवारी ने कमरे का पर्दा हटाकर कहा, देख कर जाते तो अच्छा होता। क्या देख कर जाता? उनके लौटने की राह। अपूर्व ने कहा, यह कैसे हो सकता है? आज मेरी नौकरी का पहला दिन है, लोग क्या सोचेंगे? तिवारी चुप रह गया। अपूर्व ने कहा, तू दरवाजा बंद करके निश्चिंत बैठा रह, मैं जल्दी ही लौटूंगा, कोई दरवाजा नहीं तोड़ सकता। तिवारी ने कहा, अच्छा। लेकिन उसने एक लंबी सांस दबा रखने की जो कोशिश की, उसे अपूर्व ने देख लिया। बाहर जाते समय तिवारी ने भारी गले से कहा, पैदल मत जाना छोटे बाबू, किराए की गाड़ी ले लेना। अच्छा कहकर अपूर्व नीचे उतर गया। उसके चलने का ढंग ऐसा था जैसे नई नौकरी के प्रति उसके मन में कोई हर्ष न हो। वो था कंपनी के भागीदार, पूर्वीय क्षेत्र के मैनेजर। रोजेन साहब उस समय बर्मा में ही थे। रंगून कार्यालय उन्होंने ही स्थापित किया था। उन्होंने अपूर्व का बड़े आदर से स्वागत किया। उसके स्वरूप, बातचीत तथा यूनिवर्सिटी की डिग्री देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। सभी कर्मचारियों को बुलाकर परिचय कराया और 2-3 महीने में व्यवसाय का संपूर्ण रहस्य सिखा देने का आश्वासन दिया। बातचीत, परिचय तथा नए उत्साह से उसकी मानसिक ग्लानि कुछ समय के लिए मिट गई। एक व्यक्ति ने उसे विशेष रूप से आकर्षित किया। वो था ऑफिस का अकाउंटेंट। ब्राह्मण है, नाम है रामदास तलवलकर। आयु लगभग उसके जितनी ही या कुछ अधिक हो सकती है। दीर्घ आकृति, बलिष्ठ गौर वर्ण है। पहनावे में पाजामा, लंबा कोट, सिर पर पगड़ी, माथे पर लाल चंदन का टीका। बड़ी अच्छी अंग्रेजी में बातचीत करते हैं, लेकिन अपूर्व के साथ उन्होंने पहले से ही हिंदी में बोलना आरंभ कर दिया। अपूर्व हिंदी अच्छी तरह नहीं जानता, लेकिन जब देखा कि वो हिंदी छोड़कर और किसी में उत्तर नहीं देता, तो उसने भी हिंदी बोलना आरंभ कर दिया। अपूर्व ने कहा, ये भाषा मैं नहीं जानता, बोलने में बहुत गलतियां होती हैं। रामदास बोला, गलतियां तो मुझसे भी होती हैं, क्योंकि ये मेरी भी मातृभाषा नहीं है। अपूर्व बोला, अगर पराई भाषा में ही बातचीत करनी है तो अंग्रेजी में क्या दोष है? रामदास बोला, अंग्रेजी में तो हम लोग और अधिक गलतियां करते हैं। आप अंग्रेजी में बोला करें, लेकिन अगर मैं हिंदी में उत्तर दूंगा, क्षमा कर दीजिएगा। अपूर्व बोला, मैं भी हिंदी में ही बोलने की चेष्टा करूंगा, लेकिन गलती होने पर आप भी मुझे क्षमा करोगे? इस बातचीत के बीच रोजेन साहब स्वयं मैनेजर के कमरे में आ गए। उम्र 50 के लगभग होगी। हॉलैंड के निवासी हैं। साधारण ढंग के कपड़े, चेहरे पर घनी दाढ़ी मूछें, टूटी फूटी अंग्रेजी बोलते हैं। पक्के व्यवसायी हैं। अब तक बर्मा के अनेक स्थानों में घूमकर, तरह तरह के लोगों से मिलकर, तथ्य संग्रह करके कामकाज के कार्यक्रम का उन्होंने खाका तैयार कर लिया है। उस कार्यक्रम के कागज अपूर्व की टेबल पर रखते हुए बोले, इसके विषय में आपकी क्या राय है? फिर तलवलकर से बोले, इसकी एक प्रति आपके कमरे में भी भेज दी है, लेकिन इसे अभी रहने दिया जाए, क्योंकि आज नए मैनेजर के सम्मान में ऑफिस बंद हो जाएगा। मैं जल्दी ही चला जाऊंगा, तब आप दोनों पर ही सारा कार्यक्रम रहेगा। मैं अंग्रेज नहीं हूँ। यद्यपि ये राज्य हम लोगों का हो सकता था, फिर भी उन लोगों की तरह हम भारतीयों को नीच नहीं समझते, अपने समान ही समझते हैं। केवल फर्म की ही नहीं, आप लोगों की उन्नति भी आप लोगों के कर्तव्य ज्ञान पर निर्भर है। अच्छा गुड्डू, ऑफिस 2 बजे के बाद बंद हो जाना चाहिए। कहते हुए जिस तरह आए थे उसी तरह चले गए। ठीक 2 बजे दोनों साथ साथ ऑफिस से निकले। तलवलकर शहर में नहीं रहता। लगभग 10 मील पश्चिम में इनसिन नामक स्थान में डेरा है। डेरे में उसकी पत्नी तथा एक छोटी सी बेटी रहती है। वहाँ शहर का हो हल्ला नहीं है। ट्रेनों में आने जाने से कोई असुविधा नहीं होती। हालदर बाबू कल ऑफिस के बाद मेरे यहाँ चाय का निमंत्रण रहा, तलवलकर ने कहा। अपूर्व बोला, मैं चाय नहीं पीता बाबूजी। नहीं पीते? पहले मैं भी नहीं पीता था, लेकिन मेरी पत्नी नाराज होती है। अच्छा, न हो तो फल फूल शरबत, हम लोग भी ब्राह्मण हैं। अपूर्व ने हंसते हुए कहा, ब्राह्मण तो अवश्य हैं, लेकिन अगर आप लोग मेरे हाथ का खाएं तो मैं भी आपकी पत्नी के हाथ का खा सकता हूँ। रामदास ने कहा, मैं तो खा सकता हूँ,
लेकिन मेरी पत्नी की बात। अच्छा, आपका डेरा तो पास ही है, चलिए ना, आपको पहुंचाऊं। मेरी ट्रेन तो 5 बजे छूटेगी। अपूर्व घबरा गया। इस बीच वो सब कुछ भूल गया था। डेरे का नाम लेते ही क्षण भर में उसका सारा उपद्रव, सारा झगड़ा बिजली की रेखा की भांति चमक कर उसके चेहरे को श्रीहीन कर गया। अब तक वहां क्या हुआ होगा वो कुछ नहीं जानता। हो सकता है बहुत कुछ हुआ तो अकेले उसी को बीच में जाकर खड़ा होना पड़ेगा। एक परिचित व्यक्ति के साथ रहने से कितनी सुविधा और साहस रहता है, लेकिन परिचय के आरंभ में ही ये क्या सोचेगा, ये सोचकर अपूर्व को बड़ा संकोच हो उठा। बोला, देखिए, अभी बात पूरी नहीं कर सका था कि उसके संकोच और लज्जा को अनुभव करके रामदास ने हंसते हुए कहा, एक ही रात में पूरी सुव्यवस्था की मैं आशा नहीं करता बाबूजी। मुझे भी एक दिन नया डेरा ठीक करना पड़ा था। फिर मेरी तो पत्नी भी थी, आपके साथ तो वो भी नहीं है। आप आज लज्जा का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन उन्हें न लाने पर 1 वर्ष बाद भी आपकी लज्जा दूर नहीं होगी, ये मैं कह देता हूँ। चलिए देखूं क्या कर सकता हूँ। अव्यवस्था के बीच ही तो मित्र की आवश्यकता होती है। इस मित्रहीन देश में आज उसे मित्र की अत्यंत आवश्यकता है। दोनों टहलते टहलते डेरे के सामने पहुंचे तो तलवलकर को घर में आमंत्रित किए बिना न रह सका। ऊपर चढ़ते समय देखा कि वही ईसाई लड़की नीचे उतर रही है। उसका पिता उसके साथ नहीं था, वो अकेली थी। दोनों एक ओर हटकर खड़े हो गए। लड़की धीरे धीरे उतरकर सड़क पर चली गई। रामदास ने पूछा, ये लोग 3री मंजिल पर रहते हैं क्या? हाँ। ये लोग भी बंगाली हैं? अपूर्व ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, देसी ईसाई हैं। संभव है मद्रासी, गोवानीज या और कुछ होंगे, लेकिन बंगाली नहीं हैं। रामदास ने कहा, लेकिन साड़ी पहनने का ढंग तो ठीक आप लोगों जैसा ही है। अपूर्व ने हैरानी से कहा, हम लोगों का ढंग आपको कैसे मालूम? रामदास ने कहा, मैंने बम्बई, पूना, शिमला में बहुत सी बंगाली महिलाओं को देखा है। इतना सुंदर साड़ी पहनने का ढंग भारत की किसी जाति में नहीं है। हो सकता है, कहकर अपूर्व डेरे के बंद दरवाजे को खटखटाने लगा। थोड़ी देर बाद अंदर से सतर्क कंठ का उत्तर आया, कौन? मैं हूं, मैं। दरवाजा खोलो, भय की कोई बात नहीं है, कहकर अपूर्व हंसने लगा। ये देखकर कि इस बीच कोई भयानक घटना नहीं हुई। तिवारी कमरे में सुरक्षित है, और ये अनुभव करके उसके ऊपर से जैसे एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। कमरा देखकर रामदास बोला, आपका नौकर अच्छा है, सब कुछ अच्छी तरह सजा कर रखा है। ये सारा सामान मैंने ही खरीदा था। आपको और जिस चीज़ की ज़रूरत हो बताइए, भेज दूंगा। रोजेन साहब की आज्ञा है, तिवारी ने मधुर स्वर में कहा। और सामान की ज़रूरत नहीं है बाबूजी, यहाँ से सकुशल हट जाएं तो प्राण बच जाएंगे। उसकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अपूर्व ने सुन लिया। उसने आड़ में ले जाकर पूछा, और कुछ हुआ था क्या? नहीं। तब फिर ऐसी बातें क्यों कहता है? तिवारी ने कहा, शौक से थोड़ी कहता हूँ। दोपहर भर साहब जैसी घुड़दौड़ करता रहा है, वैसी क्या कोई मनुष्य कर सकता है? अपूर्व मुस्कुराकर बोला, तो तू चाहता है कि वो अपने कमरे में चलने फिरने भी ना पाए? लकड़ी की छत है, अधिक आवाज होती है। तिवारी ने रुष्ट होकर कहा, एक स्थान पर खड़े होकर घोड़े की तरह पैर पटकने को चलना कहा जाता है? अपूर्व बोला, इससे पता चलता है कि वो शराबी है, उसने जरूर शराब पी रखी होगी। तिवारी बोला, हो सकता है, मैं उसका मुंह सूंघकर देखने नहीं गया था। फिर अप्रसन्न भाव से रसोई घर में जाते हुए बोला, चाहे जो भी हो, इस घर में रहना नहीं होगा। ट्रेन का समय हो जाने पर रामदास ने विदा मांगी। पता नहीं तिवारी के अभियोग या उसके स्वामी के चेहरे से उसने कुछ अनुमान लगाया या नहीं, लेकिन जाते समय अचानक पूछ बैठा, बाबूजी, क्या आपको इस डेरे में असुविधा है? अपूर्व ने तनिक हंसकर कहा, नहीं। फिर रामदास को जिज्ञासु भाव से निहारते देखकर बोला, ऊपर जो साहब रहते हैं वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे। रामदास ने विस्मित होकर पूछा, वही लड़की तो नहीं? जी हाँ, उसी के पिता। इतना कहकर अपूर्व ने कल सांझ और आज सवेरे की घटनाएं सुना दी। रामदास कुछ देर मौन रहने के बाद बोला, मैं होता तो इतिहास दूसरा ही होता। बिना क्षमा मांगे वो इस दरवाजे से एक कदम भी नीचे न उतर पाता। अपूर्व ने कहा,
अगर वो क्षमा न मांगता तो आप क्या करते? रामदास ने कहा, तो उतरने न देता। अपूर्व ने भले ही उसकी बातों पर विश्वास न किया हो, लेकिन साहस भरी बातों से उसे कुछ साहस अवश्य मिला। हंसते हुए बोला, चलिए अब नीचे चलें, आपकी ट्रेन का समय हो गया है। इतना कहकर मित्र का हाथ पकड़कर नीचे उतरने लगा। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि जिस तरह आते समय उस लड़की से भेंट हुई थी, उसी तरह जाते समय भी हो गई। उसके हाथ में कागज का एक मुड़ा हुआ बंडल था, शायद कुछ खरीद कर लौट रही थी। उसे रास्ता देने के लिए अपूर्व एक ओर हटकर खड़ा हो गया, लेकिन सहसा घबरा कर देखा रामदास रास्ता न देकर उसे रोके खड़ा है। वो अंग्रेजी में बोला, क्षमा करना, मैं बाबूजी का मित्र हूँ। इनके साथ अकारण किए गए दुर्व्यवहार के लिए आप लोगों को लज्जित होना चाहिए। लड़की ने आंखें उठाकर क्रुद्ध स्वर में कहा, इच्छा हो तो ये बातें आप मेरे पिताजी से कह सकते हैं। आपके पिताजी घर पर हैं? नहीं, मेरे पास प्रतीक्षा करने के लिए समय नहीं है। मेरी ओर से उनसे ये कह दीजिएगा कि उनके उपद्रव से इनका रहना दुभर हो गया है। लड़की ने पूर्ववत कड़वे स्वर में कहा, उनकी ओर से मैं ही उत्तर दिए देती हूँ कि आप अगर चाहें तो किसी दूसरी जगह जा सकते हैं। रामदास थोड़ा हंसकर बोला, भारतीय ईसाइयों को मैं पहचानता हूँ। उनके मुंह से इससे बड़े उत्तर की आशा मैं नहीं करता, लेकिन इससे उनको सुविधा नहीं होगी, क्योंकि इनके स्थान पर मैं आऊँगा। मेरा नाम रामदास तलवलकर है। मैं जात से ब्राह्मण हूँ। तलवार शब्द का क्या अर्थ होता है, अपने पिता को जान लेने के लिए कहिएगा। गुड इवनिंग, चलिए बाबूजी। इतना कहकर वो अपूर्व का हाथ पकड़कर एकदम रास्ते में आ गया। लड़की के चेहरे को अपूर्व ने छिपी नजरों से देख लिया था। घटना के अंत में वो किस प्रकार कठोर हो उठी थी, ये सोचकर वो कुछ क्षण तक कोई बात ही नहीं कर सका। इसके बाद धीरे से बोला, ये क्या हुआ तलवलकर? तलवलकर ने उत्तर दिया, यही हुआ कि आपके जाते ही मुझे यहाँ आना पड़ेगा। केवल खबर मिल जानी चाहिए। अपूर्व ने कहा, अर्थात दोपहर को आपकी पत्नी अकेले रहेंगी? रामदास ने कहा, अकेली नहीं, मेरी 2 वर्ष की लड़की भी है। यानी आप मजाक कर रहे हैं? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। हंसी मजाक की मेरी आदत ही नहीं है। अपूर्व ने एक बार अपने साथी की ओर देखा, फिर धीरे से कहा, तो फिर मैं ये डेरा नहीं छोड़ सकूंगा। उसकी बात पूरी नहीं हो पाई थी कि रामदास ने सहसा उसके दोनों हाथों को अपने शक्तिशाली हाथों में पकड़कर जोर से झकझोरते हुए कहा, मैं यही चाहता हूँ बाबूजी। उत्पात के भय से हम लोग बहुत भाग चुके हैं, लेकिन अब नहीं। सांझ होने में अभी देर थी। 1 घंटे तक किसी ट्रेन का समय भी नहीं था, इसलिए स्टेशन के दूसरी ओर वाले प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भीड़ अधिक नहीं थी। अपूर्व टहलते हुए घूमने लगा। अचानक उसके मन में विचार आया कि कल से आज तक इस एक ही दिन में जीवन न जाने कैसा सहसा कई वर्ष पुराना हो गया है। यहाँ पर माँ नहीं है, भाई नहीं है, भाभियाँ नहीं है, स्नेह की छाया भी कहीं नहीं है। कर्मशाला के असंख्य चक्र दाएं बाएं, सिर के ऊपर पैरों के नीचे, चारों ओर वेग से घूमते हुए चल रहे हैं। तनिक भी असमर्थ होने पर रक्षा पाने का कहीं कोई उपाय नहीं है। उसकी आंखों की कोरे गीली हो उठी। कुछ दूरी पर काठ की एक बेंच थी, उस पर बैठकर आंखें पोंछ रहा था कि सहसा पीछे से एक जोर का धक्का खाकर पेट के बल जमीन पर जा गिरा। किसी तरह उठकर खड़ा होते ही देखा 5-6 फिरंगी बदमाश लड़के हैं। किसी के मुंह में सिगरेट है तो किसी के मुंह में पाइप है, और वो दांत निकाल कर हंस रहे थे। शायद वही लड़का जिसने धक्का मारा था। बेंच के ऊपर लिखे अक्षरों को दिखाकर बोला, साले, ये सब लोग के वास्ते है, तुम्हारे लिए नहीं। लज्जा, क्रोध तथा अपमान से अपूर्व की गीली आंखें लाल हो उठी, होठ कांपने लगे। साला दूध वाला, आंखें दिखाता है। सब एक साथ ऊंचे स्वर से हंस पड़े। एक ने उसके मुंह के सामने आकर अत्यंत अश्लील ढंग से सीटी बजाई। अपूर्व पल भर बाद ही शायद सबके ऊपर झपट पड़ता, लेकिन कुछ हिंदुस्तानी कर्मचारियों ने, जो कुछ दूर बैठे चिमनी साफ कर रहे थे, बीच में पड़कर उसे प्लेटफॉर्म से बाहर कर दिया। एक फिरंगी लड़का भागता हुआ आया और भीड़ में पैर बढ़ाकर अपूर्व के सफेद सिल्क के कुर्तों पर जूते का दाग लगा गया। हिंदुस्तानियों के इस दल से वो अपने को मुक्त करने के लिए खींचातानी कर रहा था। एक ने उसे झकझोरते हुए कहा,
अरे बंगाली बाबू, अगर साहब लोगों का शरीर छुएगा तो 1 साल की जेल हो जाएगी। जाओ भागो। एक ने कहा, अरे बाबू है, धक्का मत दो। जो लोग कुछ नहीं जानते थे वो कारण पूछने लगे। जो लोग जानते थे तरह तरह की सलाह देने लगे। अपूर्व ऑफिस का पहनावा छोड़कर सामान्य बंगाली की पोशाक में स्टेशन गया था, इसलिए फिरंगियों ने उसे दूध वाला समझकर मारा था। अपूर्व सीधा स्टेशन मास्टर के कमरे में गया। स्टेशन मास्टर अंग्रेज थे। मुंह उठाकर उन्होंने देखा। अपूर्व ने जूते का दाग दिखाकर घटना सुनाई। वो अवज्ञापूर्वक बोले, यूरोपियन की बेंच पर बैठे क्यों? अपूर्व ने कहा, मुझे मालूम नहीं था। मालूम कर लेना चाहिए था। क्या इसलिए उन्होंने एक भले आदमी पर हाथ उठाया? साहब ने दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, गो गो चपरासी, इसको बाहर कर दो। कहकर वे अपने काम में लग गए। दोस्तों, आगे की कहानी भाग 3 में सुनिए।